गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा जीएस क्लासेस में आज के क्रम में साइंस का एक प्रैक्टिस सेट आप देख रहे होंगे कि जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं वो अल्टरनेट में करा रहे हैं। एक दिन बेटा आपका लेखपाल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है और एक दिन बेटा साइंस का प्रैक्टिस सेट होता है। एक दिन जीएस एक दिन साइंस। तो आज के क्रम में कल आपका ग्रामीण विकास लेखपाल का प्रैक्टिस सेट हुआ था और आज के क्रम में आपका साइंस का, और साइंस के क्रम में भी आज आपका जीव विज्ञान के प्रैक्टिस के सेट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देखिए और हर दिन आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को समाहित करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट से ना केवल आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी 2, लेखपाल, वीडियो और टीचर एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट को आप देख रहे हैं। आप इन क्वेश्चन से अंदाजा लगाइए कितना क्वालिटी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बनाया था? जेनेटिक कोड किसने बनाया था? तो ये क्वेश्चन जेनेटिक कोड बेटा वाटसन एंड क्रिक ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, बीडल तथा टोटम ने और किंग्स वाटसन तथा किक ने। तो वाटसन क्रिक ने बनाया था कि डॉक्टर हरगोविंद? जेनेटिक कोड किसने बनाया था? तो इसका बेस्ट आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? वाटसन एवं किक या हरगोविंद खुराना? तो हरगोविंद खुराना ने। किसने बनाया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो जेनेटिक कोड की खोज 1968 में किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को इसी जेनेटिक खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन का नोबेल भी इनको प्राप्त हुआ, मेडिकल साइंस का, मेडिसिन का 1968 में। मनुष्यों में त्वचा का रंग का नियंत्रण होता है। तो त्वचा के रंग का नियंत्रण किस पिगमेंट के द्वारा होता है? मल्टीपल एलील्स के द्वारा, लिथम जीन्स के द्वारा, पोली जीन्स के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पोली जीन्स के अंतर्गत एक पिगमेंट पाया जाता है, एक पिगमेंट। इस जीन्स के, ये जीन्स किस पिगमेंट के लिए उत्तरदायी होता है? जो पोली जीन्स पिगमेंट, पोली जीन्स होता है ये बेटा एक पिगमेंट जिसको बोलते हैं मेलानिन की मात्रा अधिक होने पर व्यक्ति का रंग क्या होता है? डार्क होता है। देसी भाषा में क्या व्यक्ति का रंग काला होता है, जबकि इस कलर का कलर हो सकता है मेलानिन की अधिक मात्रा है तो। जबकि मेलानिन की कम मात्रा होने पर व्यक्ति क्या होता है? जितने कम मात्रा हो उतना बेटा फेयर कलर होगा, साफ होगा। हमारा किसी रंग भेद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब हमारा ये है कि किस पिगमेंट के कारण कोई व्यक्ति गोरा होता है और कोई व्यक्ति काला होता है। तो किस पिगमेंट के कारण? वो पिगमेंट होता है मेलानिन पिगमेंट। और मेलानिन पिगमेंट के लिए कौन से जीन्स उत्तरदायी है? तो पोली जीन्स उत्तरदायी है। ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डीएनए की रचना तो पास्चर को, लुइस पास्चर, मतलब वाटसन एवं क्रिक को, हरगोविंद खुराना को, जेकब तथा मोनार्ड को। तो किसको प्रदान किया गया? वाटसन एवं क्रिक। तो कंफ्यूजन नहीं। अभी पहला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए। जेनेटिक कोड, पहला क्वेश्चन में बताया था जेनेटिक कोड के लिए हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड के लिए किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को। और जबकि डीएनए की रचना के लिए, मन में आ रहा होगा पहले क्वेश्चन वाटसन एवं क्रिक। हर एक कंफ्यूजन को हम अपने प्रैक्टिस सेट के द्वारा खत्म कर देंगे। वाटसन एवं क्रिक को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? डी न्यूक्लिक एसिड, डाइन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की रचना के लिए, खोज के लिए। और हरगोविंद खुराना बेटा जेनेटिक कोड के लिए मिला था। अगला देखिए, बरसात के दिनों में भीम फिसलनदार हो जाती है। क्वेश्चन पढ़िए। हरित शैवाल के कारण, नील हरित शैवाल के कारण, मांस के कारण, ब्राउन शैवाल के कारण। मांस का कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही आसान। तो कुल मिलाकर मॉस एक प्रकार की काई होती होगी। किसके कारण? नील हरित शैवाल के कारण। केवल हरित शैवाल नहीं, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल वो जीव है जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जीव कौन था? पृथ्वी पर लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले आने वाला व्यक्ति कौन था? 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी पर आने वाला प्रथम सजीव किसे माना जाता है? पृथ्वी पर आने वाला प्रथम सजीव बेटा था नील हरित शैवाल को माना जाता है। लाल सागर का लालपन किसके कारण होता है? लाल सागर का लालपन सागर में उपस्थित लाल रंग के कारण, सागर के जल में उपस्थित ट्रिसोडिनियम इरीथ्रम की उपस्थिति कारण, लाल शैवाल कारण। बेस्ट आंसर हो जाएगा लाल शैवाल।
चाहे काला सागर हो काले शैवाल के उपस्थित कारण, लाल सागर लाल शैवाल के उपस्थित कारण, और पीला सागर पीले शैवाल के उपस्थित कारण। जिस रंग का शैवाल होगा सागर का रंग भी उसी रंग का पानी हो जाएगा, और उसी रंग के कारण उस सागर का नाम लाल सागर, पीला सागर, काला सागर पड़ जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा लाल शैवाल के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकोन बेटा सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन ये किसके होते हैं? प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जितना पढ़ा रहे हैं इससे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, प्रदूषण के संकेतक होते हैं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है पाचन में, श्वसन में, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है वाष्पोत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, रासायनिक ऊर्जा। केसर प्राप्त होता है हिबिस्का के पुंकेसर से, क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से, इंडोकोफेरा की जड़ से, मूसा की दल से। तो क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। जीके का क्वेश्चन, केसर किससे प्राप्त होता है? भारत में केसर उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर राज्य शीर्ष पर है। और कौन सी मृदा यूज की जाती है? चेरानोजम मृदा। केसर के लिए कौन सी मृदा उपयोग में ली जाती है? चेरानोजम मृदा उपयोग में ली जाती है। भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। और केसर किस पौधे से प्राप्त होती है? क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। यह ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन अभी बताया था कुछ देर पहले, किसमें होता है? का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश किसमें बदलता है? जस्ट ये क्वेश्चन डिट्टो, प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश किसमें बदलता है? परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज बेटा गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल। कौन सा है? चावल। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज बेटा गेहूं है। लेकिन जब संपूर्ण भारत की बात करेगा, जब होलिस्टिक रूप से ऑल ओवर इंडिया की बात करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा धान, मतलब चावल। सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? चावल। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान मद्रास, कलकत्ता, शिमला, देहरादून। तो कहां पर स्थित है वन अनुसंधान? बेटा देहरादून में। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान बेटा वन अनुसंधान स्थित है देहरादून में। नोट कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला देखिए, CO2 का उपयोग। अगला क्वेश्चन, CO2 का उपयोग किसमें होता है? प्रकाशिक प्रक्रिया में, अंधकार प्रक्रिया में, फोटोलिसिस या ग्रेना निर्माण में। तो CO2 किसमें होता है? अंधकार प्रक्रिया में। प्रकाश अंधकार प्रक्रिया में, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? कोशिका के किस भाग में भोजन का किसमें परिवर्तन होता है? ऊर्जा में परिवर्तन होता है। केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का क्या कहा था? पावर हाउस। पावर हाउस भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कोशिका किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर। तो कौन सा यंत्र है? पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? जीके क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने की स्कोप नहीं है, जैसे कि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, तो उसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा बेटा? पोटोमीटर हो जाएगा। कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन और स्वान ने 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोश का सिद्धांत किसने दिया? सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल की खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी। और जबकि कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रतिपादित किया था। न्यूक्लिड अम्ल किसमें होता है? न्यूक्लिड अम्ल किसमें होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव में, केंद्रक और कोशिका द्रव में, केंद्रक और राइबोसोम्स में। तो न्यूक्लिक एसिड किसमें पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में। तो न्यूक्लिक एसिड कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? अपचयन प्रक्रिया है, उपचयन प्रक्रिया, उपरोक्त दोनों। अपचयन प्रक्रिया है, रिस्पायरेटरी प्रोसेस है, अपचयन प्रक्रिया है। श्वसन क्या है बेटा? श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है।
सेंटर फॉर डीएनए कहां पर स्थित है? अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगर डायग्नोस्टिक, फिंगरप्रिंटिंग जहां पर ली जाती है वो कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में। डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक, डीएनए जांच और फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर कहां पर स्थित है बेटा? हैदराबाद में। मानव में क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या बेटा कितनी होती है? 46 होती है, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से आंसू आने का कारण है? प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, कोशिकाओं में एमिनो एसिड की उपस्थिति, मैग्नीशियम की उपस्थिति, अमोनिया गैस की उपस्थिति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्याज को काटने पर जो आंसू आते हैं इसका प्रमुख कारण क्या होगा? तो प्याज में काटने पर जो आंसू आते हैं उसकी कोशिकाओं में विद्यमान गंधक की उपस्थिति, और गंध बेटा सल्फर के कारण, गंध आती है सल्फर के कारण, और जो आंसू आते हैं वो किसके कारण आते हैं? प्याज की जो कोशिकाएं होती, प्याज की जो सेल्स होती हैं उन लेयर में क्या विद्यमान होता है बेटा? गंधक। गंधक के कारण प्याज गंधाता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, देसी भाषा में गंधक की उपस्थिति के कारण प्याज गंधाता है। बस चीजें आपको तैयार हो जाएं। बस जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का सर्पिलाकार, सर्पाकार होता है। कैसा होता है? नियमित आकार होता है, अनियमित आकार होता है, त्रिशंकु आकार होता है, तो सर्पाकार आकार होता है। सर्प के आकार का जीन का आकार होता है। 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण, 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बनते हैं? 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? तो कितने एटीपी बनते हैं? फिक्स क्वेश्चन है जीके का। 36 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 36 एटीपी की 38 एटीपी। तो 36, इसमें ऑप्शन करेक्शन कर लो, 38 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी। यहाँ करेक्शन कर लो, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई भी दिक्कत नहीं तो आप कहोगे सर ने गलत पढ़ाया। तो ध्यान रखिएगा, 1 मोल ग्लूकोज से, अगर आपको कोई भी ऑप्शन में बाई चांस बाई डिफॉल्ट मैन कैन मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक लगे तो आप उसको किसी भी वीडियो में आप हमको कमेंट में सूचित करेंगे, हम वहां पर जो भी फैक्ट होगा वो आपको अपडेट कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये कोई मिस्टेक नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1 मोल ग्लूकोज से कितने? 38 एटीपी अणु बनते हैं। और टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं है, ये परीक्षाओं में पूछा ही गया है और उसमें आंसर 36 था। 36, अब ये स्थित होगी तो आंसर क्या मारोगे? 36 मारोगे, वहां पर करेक्शन नहीं कराया जाएगा। अभी आपने देखा टेट की परीक्षा में कई क्वेश्चन, जीएससी का ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बेटा ऑब्जेक्शन लगते हैं। सीटेट का आंसर की आई है उसमें भी ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। अगर ये ऑप्शन देगा तो बताइए आप क्या मारोगे? 38 नहीं है तो आप 36 के ही साथ जाओगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल बात। लेकिन सही जानकारी, 1 मोल ग्लूकोज से कितने? 38 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? एटीपी। बस कुल मिलाकर ये बात, दोनों बातें आप ध्यान रखिए, यही चीज डिस्कशन है। आलू किस कुल का होता है? जैसे धान मक्का आता है आपका ग्रेमिने कुल में, कंपोजिटी, सोलेनेसी या कुकुरबिटेसी। तो ध्यान रखिएगा सोलेनेसी। आलू ये सीजन, आलू कैसी फसल है बेटा? रबी की फसल है। तो आलू किस कुल का पौधा है? किस कुल का है? तो ध्यान रखिएगा सोलेनेसी कुल का है। आलू किस कुल का है बेटा? तो आलू आपका सोलेनेसी कुल का है। ग्रेमिनी कुल में क्या आता है? गेहूं, धान, मक्का। ये भी नोट कर लो, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। गेहूं, धान, मक्का किस कुल में आते हैं? गेहूं, धान, मक्का आते हैं आपके ग्रेमिनी कुल में आते हैं। और कंपोजिटी कुल में सूर्यमुखी, गुलदाउदी, गेंदा। सूर्यमुखी जो फूल वगैरह हो तो किसमें आते? कंपोजिटी में। सूर्यमुखी जिसे सूरजमुखी बोलते हैं, गुलदाउदी, गुलदाउदी का फूल, और गेंदा कंपोजिट कुल में। आलू हो गया, अदरक हो गया, शकरकंद हो गया। आलू, शकरकंद, अदरक ये किस कुल में आते हैं बेटा? सोलेनेसी कुल में आते हैं। और कुकुरबिटेसी जैसे आपका खीरा वगैरह हो गया किस कुल में आता है? तरबूज, खरबूज, कद्दू, परवल। तरबूज, खरबूज, कद्दू, परवल। तरबूज, खीरा, कद्दू किस कुल में? कुकुरबिटेसी। और सोलेनेसी आलू हो गया जो तने वाली हो, आलू, अदरक, हल्दी। आलू, अदरक, हल्दी ये किस कुल के हो गए? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोलेनेसी एक बार सुन लीजिए, एक कुल है। ग्रेमिनी कुल में गेहूं, धान, मक्का आता है। कंपोजिटी कुल में सूर्यमुखी, गुलदाउदी, गेंदा आता है। सोलेनेसी कुल में आलू आता है, अदरक आता है, हल्दी आती है। और कुकुरबिटेसी कुल में तरबूज आता है, खीरा आता है, कद्दू आता है। तरबूज, खीरा, कद्दू आता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। भारत में एचआईवी उन्नत बीज की किस्म
किसके द्वारा प्रारंभ की गई? HIV उन्नत बीज की किस्म, जवाहरलाल नेहरू, महालनोबिस के द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा या वी कुरुवन? HYB, ठीक है। तो किस कुल के द्वारा? HYB, HYC मतलब हाई यील्ड वैरायटी, HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, उच्च किस्म के बीज, हाई यील्ड वैरायटी, समझ लीजिए, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है ना। HYV कर लीजिए, HYV किसके द्वारा प्रारंभ की? जवाहरलाल नेहरू, महालनोबिस के द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की वी कुरियन? आपको सीधे सीधे आंसर दिखाई पड़ रहा होगा कि किसके द्वारा बताएगा। अगर ये इतना सरल क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में, भारत की बात कर रहा, तो जाहिर सी बात है योजना आयोग ने पहली योजना में किस पर ध्यान दिया था? कृषि को विशेष ध्यान दिया था। और कृषि विशेष ध्यान देने के लिए कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन करना, कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन करना है तो हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। विश्व के कृषि, विश्व में जो हरित क्रांति आई थी उसका जनक कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में, यहां पर बात किसी कर रहा भारत की, और ये नॉर्मन बोरलॉग कौन से सेलिब्रिटी हैं? ये विश्व लेवल के हैं, तो काट दो, हटा दो। हरित क्रांति की बात करेगा तो वी कुरियन। तो यहाँ पर HIV बीज की बात कर रहा है, हरित क्रांति कोई बात नहीं, इसको हटा दो। महालनोबिस बेटा एक मॉडल था जिन्होंने योजना आयोग के लिए काम किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत में HVV, बहुत से लोग मार देते नॉर्मन बोरलॉग, और ये बात कर रहा भारत के संदर्भ में, और ये किस संदर्भ में है? विश्व के संदर्भ में, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये किसने किया था? हाई यील्ड वैरायटी बीज की वकालत किसने की थी? किसके द्वारा प्रारंभ की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अध्यक्ष थे, और योजना आयोग के अध्यक्ष होने के नाते, और जो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया, तो उन्होंने कहा कि हमको हाई यील्ड वैरायटी बीज के किस्म का प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में आप प्रधानमंत्री देखते हैं हर विषय में कई अपने नए इनोवेटिव आइडिया शेयर करते हैं कि किसान को क्या करना चाहिए, छात्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, व्यापारियों को कैसे उद्योग करना चाहिए। इसी प्रकार से किसानों के लिए हाई यील्ड वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट पूरी तरीके से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लेट जेल नेहरू के जाता है। चलिए, एमिनो अम्ल किससे मिलकर बनते हैं? आपको हमने बताया 20 एमिनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनता है। तो एमिनो अम्ल किससे बनते हैं? किससे मिलते हैं? प्रोटीन में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं एमिनो अम्ल? तो बेटा प्रोटीन में मिलते हैं। तो ये आपके 25 बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह था। कल के क्रम में हम जीएस के 25 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।